नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पश्चिमी यूरोप में उदारवाद और प्रजातंत्र का विकास। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारे कंपटीशंस वगैरह में पूछा जाता है और जो विद्यार्थी यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम चर्चा करेंगे 1815 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच में पश्चिमी यूरोप में उदारवाद और प्रजातंत्र के विकास के ऊपर। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक अवश्य करेंगे, चाहे आप वीडियो खत्म होने के बाद लाइक करें। तो मित्रों, कुछ मैंने इसमें अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स का भी प्रयोग किया है, जो मेरे पुराने नोट्स थे। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस विषय को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो 1815 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक क्या स्थिति थी उदारवाद और प्रजातंत्र के विकास की, और उसके बाद फिर 1871 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय तक। नेपोलियन, जो कि फ्रांस की क्रांति का पुत्र था, उसका बड़ा योगदान है उदारवाद और प्रजातंत्र इत्यादि के विकास में। और वो योगदान किस तरह से है, ये आगे के जब आप ये नोट्स देखेंगे तो अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन का अंत हो गया, यानी कि जो यूरोप के बहुत सारे देश थे उन्होंने मिलकर के उसके विरुद्ध लड़ाई की और उसे पराजित कर दिया। लेकिन जाते जाते वह यूरोप के लिए बहुत कुछ छोड़ गया। तो वह विजेता के रूप में जहां कहीं भी जाता था वहां असमानता और अन्याय आदि के पोषक प्राचीन संस्थाओं का विनाश करके समानता के सिद्धांत का प्रचार करता था। जैसा कि डेविड थॉमसन की पुस्तक है यूरोप सिंस नेपोलियन, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे आप देखें, पेंगुइन से छपी हुई है। इसमें डेविड थॉमसन लिखते हैं कि सभी प्रदेशों से सामंतशाही प्रथा नष्ट कर दी गई, धर्म के नाम पर किए जाने वाले अत्याचार बंद हो गए, सामाजिक समानता और प्रजातांत्रिक भावनाएं चारों ओर फैल गई। तो डेविड थॉमसन ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध किए थे, और उन युद्धों के समय जब वो किसी देश में जाता था जहां वो युद्ध करता था, तो वहां वो प्रयास करता था कि जो वहां पुरानी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के स्थान पर जो है कुछ नया किया जाए, वहाँ कुछ नई राजनीतिक प्रणाली इत्यादि लागू की जाए। जैसे आप देखते हैं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण वो क्यों संभव हो सका, उसका प्रारंभ भी नेपोलियन के युद्धों से ही होता है। तो फ्रांस के क्रांति के पहले यूरोप की क्या स्थिति थी वो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व राष्ट्रीयता, उदारतावाद, प्रजातंत्रवाद और तो इस तरह के जो विचार थे या जो कॉन्सेप्ट्स थे, इस तरह की जो संकल्पनाएं थी, वो यूरोपीय जनता के लिए अज्ञात वस्तु थी। ऐसा नहीं था कि एकदम से अज्ञात थी, लेकिन फिर भी वो ये सब सारे शब्द इतने अधिक लोकप्रिय नहीं थे उस समय यूरोप में। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद स्थिति बदल गई। फ्रांस की क्रांति ने ही इस भावना को पैदा किया। जैसे आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य मांग थी वो क्या थी? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा।
तो इसके अनुसार लोग भाषा, प्रजाति, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परंपरा और धर्म आदि के अनुसार एक हैं। उनका अपना अलग राज्य होना चाहिए और इस राज्य में किसी स्वेच्छाचारी राजा का शासन न हो करके लोकमत के अनुसार शासन होना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है वो फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय हो गई इस तरह की, यानी कि जो पुराना, जो जिसे कहते हैं एंशिएंट रिजीम कहा जाता था, तो एंशिएंट रिजीम के खिलाफ एक क्रांति थी ये, और जो निरंकुश शासकों के विरुद्ध एक क्रांति थी, सामंतवाद के विरुद्ध एक क्रांति थी। तो और इस क्रांति को लाने में बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने भूमिका निभाई थी, जैसे वोल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे। तो इन लोगों ने जो अपनी पुस्तकें वगैरह लिखी थी, तो उसमें उन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी, समानता की बात की थी, उदारवाद की बात की थी। तो मित्रों, उदारवाद क्या था? जैसा कि डेविड थॉमसन कहते हैं कि यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद के समान था, जिसका विश्वास था कि शासक एवं शासित में तथा राज्य एवं समाज में अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं पूर्ण संबंध होना चाहिए, न कि वैसा जैसा 18वीं शताब्दी के राजवंशीय प्रजातंत्रों के समय में था। यानी कि 18वीं शताब्दी से एकदम अलग। 18वीं शताब्दी में जो राजवंशीय प्रशासन तंत्र थे वो क्या थे? वो एक तरह से अधिकांश जो थे वो निरंकुश राजतंत्र थे। तो वैसा नहीं, बल्कि लोग कुछ अधिकार चाहते थे, कुछ स्वतंत्रताएं चाहते थे, समानताएं चाहते थे, भाईचारा चाहते थे। तो इसलिए डेविड थॉमसन ने कहा कि यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद के ही समान था उदारवाद भी। राष्ट्रीयता एवं उदारवाद के साथ ही यूरोप के इतिहास में एक दूसरी प्रवृत्ति भी सक्रिय हो रही थी, लोकतंत्र, जिसे आप कहते हैं प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र एवं उदारवाद की लहरें सारे यूरोप में तीव्र गति से बह रही थी और जनता के हृदय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वशासन हेतु क्रांति मची हुई थी। जैसे आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, और हालांकि बाद में गणतंत्र हट गया, फिर दूसरा गणतंत्र बना, फिर तीसरा गणतंत्र बना। तो काफ़ी ऊहापोह की स्थिति, राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति रही फ्रांस में, लेकिन फिर भी एक मैसेज तो गया ही था, पूरी दुनिया में एक संदेश गया ही था। तो सभी देश को लोग चाहते थे कि उनके देश में एक संसद की स्थापना हो और लोगों को अधिक से अधिक अधिकार मिले और बहुमत शासन की स्थापना हो, वयस्क मताधिकार कायम हो। वयस्क मताधिकार यानी जो लोग भी वयस्क हों उनको मत देने का अधिकार मिले, और स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। यानी स्वतंत्रता तो कई तरह की स्वतंत्रता होती है, जैसे कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता का जो कैनवास है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि हर तरह से बंधन मुक्त हो। तो उदारतावाद एवं प्रजातंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उदारतावाद एवं प्रजातंत्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी भावना भी इस समय यूरोप में सक्रिय थी, जिसका नेता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। तो इस समय दो मुख्य भावनाएं जो है वो काम कर रही थी। एक तो राष्ट्रवाद था, दूसरा प्रतिक्रियावाद था। जो प्रतिक्रियावादी थे वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते, तो चाहते थे कि जो पहले वाली व्यवस्था है वो बनी रहे। तो यानी कि वह यथास्थिति का समर्थक था मेटरनिक, जो कि प्रतिक्रियावादी था। तो इस और उसके जो मेटरनिक के जो समर्थक थे वो मेटरनिक की तरह ही स्टेटस को में या यथास्थिति में विश्वास रखते थे। तो इस व्यवस्था के समर्थक बहुत सारे देश थे, यूरोप के सभी देश थे जो कि एंशिएंट रिजीम या जिसे कह लीजिए पुरातन व्यवस्था से लाभ उठाना चाहते थे, और वो लोकतंत्र एवं उदारतावाद के शत्रु थे। वो लोग घोर शत्रु थे, और राजनीति के संबंध में उनकी धारणा अभी भी पुरानी थी।
वे भूल गए थे कि फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया था। अब राजनीति पर केवल राज दरबारों और सामंतों के कक्षों में ही विचार नहीं हो सकता था, बल्कि सड़कों पर, गलियों में और अखबार के पृष्ठों पर सर्वसाधारण द्वारा भी इस पर विचार हो सकता था। अभी भी राजनीति पर कुछ लोगों का ये एक अधिकार समझते थे। कुछ लोग इस तरह के थे। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों ने क्रांति के सिद्धांतों को उलटने का प्रयास किया। वियना कांग्रेस क्यों हुई थी? जैसा कि आप सबको मालूम है, वियना कांग्रेस इसलिए हुई थी कि नेपोलियन ने यूरोप के बहुत सारे भूभाग जीत लिए थे। बहुत सारे देशों या राज्यों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो एक तरह से फिर से एक नया यूरोप का मानचित्र तैयार करने के लिए, एक नया ऑर्डर बनाने के लिए राज्यों का वियना में कांग्रेस बुलाई गई थी। मेटरनिक ने उसकी अध्यक्षता की थी। और तो वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी जो थे उनका प्रभुत्व था, क्योंकि मेटरनिक उसका अध्यक्ष था। तो इसलिए उसमें जो फ्रांस की क्रांति के जो सिद्धांत थे, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, तो उनको उलटने का प्रयास किया गया। तो इस संबंध में एफ.एल. शूमा ने, जो उनकी पुस्तक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसमें उन्होंने उचित ही लिखा है कि वाटरलू के विजेताओं ने क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व किया। जो व्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी उसकी पुनः स्थापना के लिए तथा वाटरलू के बाद जिन व्यवस्थाओं की पुनः स्थापना हो चुकी थी उसको सुरक्षित रखने के लिए वे कटिबद्ध थे। तो शूमा के इस कथन से ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का ही बोलबाला था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रवाद का, प्रजातांत्रिक विचारधारा का या उदारवादी विचारधारा का प्रचार हो यूरोप में। और वो इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों की आवाज को दबाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अगर पुरातन व्यवस्था बनी रहती तभी वे सुरक्षित थे। तो वे दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे अपने बारे में सोच रहे थे। तो इस प्रकार 1815 से 1870 ईस्वी के बीच का जो समय था वो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य संघर्ष का इतिहास है, जो कि यूरोप के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। वो चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस हो, स्पेन हो, स्वीडन हो, तो इन सभी देशों में राष्ट्रीय एकता पहले से ही विद्यमान थी। अतः इन देशों में जो आंदोलन चला उसका स्वरूप लोकतंत्रवादी या प्रजातंत्रवादी था। किंतु यूरोप के कुछ देश विभाजित थे और पराधीन थे। अब जैसे आप उदाहरण के लिए ले लें जर्मनी, इटली, पोलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे तथा बाल्कन प्रायद्वीप के प्रदेश थे जिन पर कि विदेशी राज्यों का आधिपत्य था, सीधे सीधे आधिपत्य था, या ये राज्य जो है उनके प्रभाव में थे, बिना विदेशी ताकतों के आदेश के वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अतः इन देशों की जनता राष्ट्र के राजनीतिक विभाजन को मिटाकर राष्ट्रीय एकीकरण तथा विदेशियों के शासन से मुक्त होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी। तो इन आंदोलनों का स्वरूप राष्ट्रीयतावादी, उदारवादी एवं लोकतंत्रवादी था। तो ये जो देश थे, खास करके यूरोप के इतिहास में आप जर्मनी और इटली के एकीकरण का इतिहास तो अवश्य पढ़ते होंगे, साथ ही साथ पोलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, बाल्कन प्रायद्वीप के बारे में पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, अब जैसे इटली में देखिए, इटली में पीडमोंट, सार्डिनिया से
एक लहर चली और वहाँ पे कुछ इस तरह के नेता हुए, जैसे कैबूर हुआ जो कि वहाँ का पीडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, और मेजनी था जो कि एक विचारक था और बहुत आदर्शवादी था। इसी तरह से गैरीबाल्डी था। इसी तरह से जर्मनी में प्रशा ने नेतृत्व किया और प्रशा से उदारवाद, लोकतंत्र इत्यादि की जो भावना है वो जर्मनी के दूसरे राज्यों को आकर्षित करने लगी और फिर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। तो अतः हम ये देखते हैं कि ये और भी जो देश थे सब जगह एक तरह से एक लहर चल रही थी, राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, स्वतंत्रता की लहर चल रही थी, समानता की लहर चल रही थी, उदारवाद की लहर चल रही थी, प्रजातांत्रिक शासन की मांग की लहर चल रही थी। तो वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने शानदार सफलता प्राप्त की थी। उसमें दूसरे बहुत सारे देशों की चली नहीं थी। मेटरनिक जो था वही सर्वे सर्वा था, उसी की चली थी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का वो नेता था और उनको पूरा भरोसा हो गया था कि उन्होंने उदारवाद एवं जनतंत्र या लोकतंत्र के सिद्धांत को कुचल दिया है, किंतु वे भ्रम में थे और पूरा का पूरा यूरोप इस समय लोकतांत्रिक भावनाओं से, उदारवादी भावनाओं से, राष्ट्रवादी भावनाओं से सराबोर हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा बही, अभी हमने चर्चा की, और वहाँ अनेक संगठन बने। पोलैंड, हंगरी, बेल्जियम इत्यादि में राष्ट्रीय भावनाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया। ऑस्ट्रिया में मैगायर एवं चेक जातियां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगी। बाल्कन लोग, विशेषकर सर्ब और क्रीट जो थे, वो निरंकुश राजतंत्रीय साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगे। यूनानी लोग तुर्की के साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए तैयारियां करने लगे और मेटरनिक सिस्टम या मेटरनिक प्रणाली द्वारा कठोर उपायों को अपनाकर उदारवादी एवं जनतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने का असफल प्रयास किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम हुए और उसका जो प्रभाव यूरोप पे पड़ा, यूरोप के देशों में जो नवजागरण आया एक तरह से, तो उसके कारण 1830 और 1848 ईस्वी में यूरोप के बहुत सारे देशों में क्रांतियां हुई। तो 1830 की बात हम करें तो इस घोर दमन के बावजूद यूरोप के कई भागों में जन क्रांतियां हुई और राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता, उदारवाद इत्यादि के विचारों को प्रोत्साहन मिला। 1822 से 1829 ईस्वी में यूनान ने टर्की से युद्ध करके स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 1830 की जुलाई में फ्रांस में वहाँ का शासक चार्ल्स दशम के विरुद्ध क्रांति हुई और लुई फिलिप नया शासक बना। तो इस क्रांति से प्रेरित होकर बेल्जियम की जनता ने भी क्रांति कर दी और वहाँ संवैधानिक शासन की स्थापना हुई। इटली एवं जर्मनी के कई राज्यों में संवैधानिक राज्य के लिए क्रांतियां हुई पर वे दबा दी गई। पोलैंड में भी क्रांति हुई पर दबा दी गई और रूस में पोलैंड का स्वशासन समाप्त कर दिया गया। 1830 ईस्वी की क्रांति के शीघ्र बाद ही ऑस्ट्रिया, प्रशा एवं रूस के सम्राटों ने एक गुप्त संधि की। उनको खतरा हो गया था, उनको अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। तो इस संधि के अनुसार उन्होंने भविष्य में क्रांति को दबाने के लिए आपसी सहयोग का निर्णय किया कि हम लोग मिलजुल करके ये जो विचारधारा फैल रही है उदारवाद वगैरह की, प्रजातंत्र की, राष्ट्रवाद की, उसको मिलजुल करके उसको दबा दिया जाएगा, तभी हमारा अस्तित्व बच सकेगा। तो यद्यपि 1830 की क्रांति की असफल रही, किंतु साउथगेट के शब्दों में इस क्रांति को वियना समझौते को बदलने वाली घटना कहा जाता है।
ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो साउथगेट ने कही है कि इस क्रांति को वियना समझौते को बदलने वाली घटना कहा जाता है। इसी तरह से हार्नशाह बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने भी साउथगेट का समर्थन किया है और उन्होंने लिखा है कि इसके द्वारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत को नया रूप प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में प्रजातंत्रीय विचारधारा को प्रगति मिली, बढ़ावा मिला और मेटरनिक व्यवस्था के पतन के कारण अब प्रत्यक्ष होने लगे या दिखाई देने लगे। मित्रों, क्रांतियों का अगला दौर 1848 ईस्वी में चला। जैसे मैंने कहा कि 1830 और 1848 में क्रांतियां हुई और इससे उदारवादी एवं लोकतांत्रिक भावनाओं को बहुत बल मिला। फ्रांस में लुई फिलिप को हटाकर गणतंत्र की स्थापना हुई। रोम में मेजनी और गैरीबाल्डी ने गणतंत्र स्थापित किया, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की। रोम इटली की राजधानी बना। जब इटली का एकीकरण हो गया तो रोम उसकी राजधानी बना। जर्मनी में भी एक संवैधानिक शासन की स्थापना कर उसे ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। आप मित्रों, जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण पे मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि नोट्स के साथ हैं इसी तरह से, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वहाँ जो राष्ट्रवादी भावना, उदारवादी भावना प्रबल हो रही थी जर्मनी और इटली में। और साथ ही साथ आप मेटरनिक प्रणाली के ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें आप विश्व का इतिहास देखेंगे। विश्व का इतिहास और यूरोप का इतिहास की प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको मेटरनिक सिस्टम भी मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रिया में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग के कारण मेटरनिक को शासन का त्याग करना पड़ा। यद्यपि 1848 ईस्वी की क्रांतियां भी असफल रहीं एवं निरंकुशतावादियों ने इसे कुचल दिया, परंतु 1848 की क्रांति ने भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। अर्थात कि 1848 की क्रांति के बाद ये लगने लगा यूरोप के लोगों को कि अब वो दिन दूर नहीं है जबकि हम पुरातन व्यवस्था से छुटकारा पा लेंगे और ये जो निरंकुशतावादी व्यवस्था है, जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में या लोकतांत्रिक राजतंत्र में या संवैधानिक राजतंत्र कह लीजिए, बल्कि संवैधानिक राजतंत्र में धीरे धीरे बदल देंगे। आर पामर, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे, वो कहते हैं कि 1848 की क्रांति ने वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, अखिल जर्मनवाद, पैन जर्मनिज्म, अखिल स्लाववाद, फासिस्ट सिद्धांतों पर आधारित तानाशाही तथा समाजवाद एवं साम्यवाद के बीजों को इतिहास की क्यारी में लगा दिया। और देखिए, इनका ये जो कथन है वो एकदम सही साबित हुआ। आगे का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि 1848 के बाद काफी तेजी से वर्ग संघर्ष आगे बढ़ा और कार्ल मार्क्स वगैरह ने तो वर्ग संघर्ष के ऊपर बहुत काम किया। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक प्रारंभ हो गई, इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ, अखिल जर्मनवाद की विचारधारा जो है वो कैसे आगे बढ़ी हम ये देखते हैं। अखिल इस्लामवाद, इसी तरह से फासिस्ट सिद्धांत भी आए आगे चल करके, खास करके इटली वगैरह में। तानाशाही व्यवस्था जर्मनी इटली में लागू हुई। समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था भी आई। रूस में हम देखते हैं कि साम्यवादी क्रांति हुई। तो आगे के समय में तो इनका जो बीज बपन था वो आर पामर का ये कहना है कि 1848 की क्रांति के समय ही हो चुका था। तो इस तरह से प्रथम अवस्था में, यानी कि 1815 से 1870 ईस्वी के बीच राष्ट्रवाद, उदारवाद और लोकतांत्रिक भावनाओं की चरम परिणति हम इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में देख सकते हैं। दोनों देशों में नेपोलियन के युद्ध एवं विजयों के कारण राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और 1815 के बाद दोनों ही देश ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति का शिकार रहे, किंतु दोनों ही अंतोगत्वा अपना एकीकरण करने में सफल रहे।
मित्रों, अब हम सेकेंड फेज की बात करें, यानी 1871 से 1914 ईस्वी तक। तो 1871 से 1914 का समय भी बड़ा महत्वपूर्ण था यूरोप के इतिहास में। युद्धों के पश्चात स्थापित हुई शांति का समय था यह। बहुत सारे युद्ध हुए थे इसके पहले, हम देखते हैं 1871 के पहले। अब ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी का भी युद्ध हुआ था, इटली का भी युद्ध हुआ था, और किसी न किसी भाग में नेपोलियन के इतने सारे युद्ध हुए थे। तो बहुत सारे युद्ध पूरे यूरोप में होते रहे थे इस काल में। यूरोप के नक्शे में परिवर्तन हो रहा था। तो युद्धों के पश्चात स्थापित हुई शांति का समय था यह। इस समय एक और उदारवादी और रूढ़िवादी उच्च वर्ग अपने को बनाए रखने के लिए अपना संगठन करके तथा नए पनपते वर्ग को कुछ रियायतें दे करके, जैसे कि उनको मताधिकार देके, प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण करके या थोड़ा केंद्रीकरण वगैरह करके स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर समाजवादी, साम्यवादी तथा आतंकवादी या उग्रवादी हम कह सकते हैं जो शक्तियां थी, वो जनतंत्र की स्थापना करने और समाज का नवनिर्माण करने का प्रयत्न कर रही थी। तो इस समय पश्चिमी यूरोप तथा मध्य यूरोप में संसदीय संस्थाओं का काफी विकास हुआ। आप इंग्लैंड में देख सकते हैं, जब अगर आप इंग्लैंड में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास, तो एक लंबा इतिहास है उसका और बड़ा ही रोचक इतिहास है, जो कि ट्यूडर स्टुअर्ट वंश के समय से ही शुरू हुआ था। काफी झगड़े हुए थे, वहां पे गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। धीरे धीरे वहां लोकतंत्र मजबूत होता गया और आगे चल करके दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसका अनुकरण किया। तो मताधिकार के विस्तार पर रूढ़िवादी एवं उदारवादी दोनों ने समान बल दिया, क्योंकि इसमें दोनों के समान स्वार्थ निहित थे। अब उदारतावाद एवं लोकतंत्रवाद के स्वरूप का भी विश्लेषण कर लेना आवश्यक होगा कि उदारतावाद और लोकतंत्रवाद का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था इनका, इसकी प्रकृति क्या थी। तो सर्वप्रथम एक बात महत्वपूर्ण है कि यह उदारतावाद एवं लोकतंत्रवाद अपने स्वरूप में धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का प्रचार हॉलियाक ने 1846 के आसपास प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भावना यूरोपीय देशों में बलवती होने लगी। राष्ट्रीयता की भावना ने परंपरागत रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती देकर उदारवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। यूरोप में मध्य वर्ग के उत्थान के साथ ही उदारवाद का भी उत्थान हुआ था। सैद्धांतिक रूप से उदारवाद या उदारतावाद 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलन से अनुप्राणित था, जिसने असमानता एवं निरंकुश शक्ति की कड़ी आलोचना की। जैसे आप फ्रांस की क्रांति के समय जो एक बौद्धिक आंदोलन भी चला था, अगर आप उनको वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि को पढ़ेंगे, और भी कई विद्वान थे उनको आप पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बौद्धिक आंदोलन जो था उससे, और जो उस समय यूरोप के बहुत सारे विद्वान थे, तो उन्होंने असमानता, निरंकुशता आदि की आलोचना की थी। तो उदारवाद संसदीय शक्ति की तो अब उदारतावाद और लोकतंत्रवाद के स्वरूप पे विचार हम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना ने, जैसे हमने ये कहा कि परंपरागत शक्तियों को चुनौती देकर उदारवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। यूरोप में मध्य वर्ग के उत्थान के साथ ही उदारवाद हम मताधिकार की बात हम लोग कर रहे थे, तो संसदीय प्रणाली और विधि नियम के पक्ष में तो बात हो ही रही थी, किंतु गरीबों एवं मजदूरों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं था
जो अभी भी कुछ लोग इस तरह के थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सामाजिक सुधार हो, किंतु ऐसा जो है वो इसलिए चाहता था ये वर्ग कि वे तानाशाही से स्वयं को बचाने में सफल हो। तो संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण इसलिए चाहते थे जिससे उन्हें संपन्न बनने में कोई बाधा ना हो। तो इसी प्रकार तो एक तरह से आप इसको फिर से समझ लें कि यूरोप में मध्य वर्ग के उत्थान के साथ ही साथ उदारवाद का भी उत्थान हुआ था। सैद्धांतिक रूप से उदारवाद 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलन से अनुप्राणित था और जिसने असमानता एवं निरंकुश शक्ति की कड़ी आलोचना की थी। उदारवाद संसदीय प्रणाली एवं विधि नियम के पक्ष में तो था, लेकिन गरीबों और मजदूरों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं था। ये वर्ग चाहता था कि सामाजिक सुधार हो, किंतु ऐसा इसलिए चाहता था कि वे तानाशाही से स्वयं को बचाने में सफल हो। तो वे संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण इसलिए चाहते थे जिससे उन्हें संपन्न बनने में बाधा न हो। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रतिक्रियावादी शक्तियों के मजबूत होने के बावजूद राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई, किंतु सर्वसाधारण जनता में अभी भी पूर्ण जागृति के अभाव में लोकतंत्र की प्रगति धीमी रही, मंद रही। लोकतंत्रवाद के समर्थक केवल मध्य वर्ग के लोग थे जो नए विचारों से प्रभावित थे। लोकतंत्र के विपरीत राष्ट्रीयता की भावना का समर्थन सभी वर्ग कर रहे थे और यहाँ तक राजाओं एवं जागीरदारों ने भी अपने उत्कर्ष एवं स्वार्थ सिद्धि हेतु राष्ट्रीयता की भावना का समर्थन किया। जिन देशों में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो चुकी थी उनमें अवश्य प्रजातंत्र, मताधिकार या मानवाधिकार आप कह लीजिए, मताधिकार और धार्मिक सहिष्णुता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों में सुधार जैसी मांगें उठाई जाती रहीं। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन आदि में भी देखी जा सकती थी। यद्यपि प्रतिक्रियावाद एवं उदारवाद का संघर्ष लंबा चला, पर अंत में उदारवाद की ही विजय हुई। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो उदारवाद, राष्ट्रवाद, ये धीरे धीरे कैसे विकसित हुए, लोकतंत्रवाद, प्रजातंत्रवाद कैसे विकसित हुए और कैसे धीरे धीरे किस तरह से यूरोप के देशों में समय के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन आया, शासक बदले, बहुत सारे शासक बदलने के बाद बहुत सारे शासक ऐसे थे जो उदारवादी सोच के थे। जैसे अगर आप विक्टर इमैनुअल को ले लीजिए इटली के, तो इस तरह के काफ़ी शासक थे। प्रशा वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि एक दौर ऐसा था कि रूस में, प्रशा में, इन जगहों पर प्रबुद्ध निरंकुश शासक वगैरह भी थे, तो जो कि जनता का भला चाहते थे, कल्याण चाहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर एक सफर प्रारंभ हो गया था और 20वीं शताब्दी तक आते आते हम ये देखते हैं कि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की स्थापना होने लगी और बहुत सारे देश ऐसे भी थे जो कि जैसे एशिया और अफ्रीका वगैरह के देश थे, तो वहाँ भी राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। वहाँ भी जो है वो स्वराज की मांग होने लगी, स्वतंत्र होने की मांग होने लगी। जैसे भारत का उदाहरण लें तो भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह चला। तो खैर इस पे ज़्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे, न विषयांतर होगा। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों।
जिससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ता है और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ।